हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वंडरफुल सेशन ऑफ फिजिक्स। तो अब हम यहाँ से चालू करने जा रहे हैं बेसिकली रैपिड रिवीजन। रैपिड रिवीजन कहने का मतलब है फास्ट में वन शॉट में सारे चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे लिखने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हमने ऑलरेडी पीपीटी बना के रखा है। सो पीपीटी को यूज़ करेंगे और फास्ट में आपको पीपीटी जो है वो एप्लीकेशन में भी मिल जाएगा। ये पूरा फार्मूले के टर्म में आप एज अ शॉर्ट रिवीजन में अप्लाई कर सकते हैं, यानी बहुत ही कम समय में पूरे चैप्टर का या पूरे फिजिक्स का रिवीजन कैसे करना है वही एक एक वीडियो में एक एक चैप्टर के बारे में डिस्कस करते जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले चैप्टर जो है हमारे पास दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो बेसिक से लेके जितने भी फॉर्मूले या ट्रिक्स या टिप्स बनते हैं वो सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है इसमें न्यूमेरिकल वाला पार्ट ना आए, तो न्यूमेरिकल के लिए हम प्रीवियस ईयर से रिलेटेड या स्टैंडर्ड क्वेश्चन हर एक चैप्टर में वो भी उससे रिलेटेड वीडियो को रिलीज करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो चैप्टर है, इसको हम शॉर्ट में कैसे रिवाइज कर सकते हैं, इसमें है क्या, बेसिकली क्या क्या कंटेंट या क्या क्या टॉपिक इस चैप्टर में है। तो यदि इस चैप्टर में सबसे पहले बात करें तो ये आ जाता है सबसे पहले क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब जितने भी वेरिएबल्स होते हैं फिजिक्स में, प्रेशर, मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन सबको पैरामीटर्स को बेसिकली क्वांटिटी बोलते हैं। सो द पैरामीटर और द वेरिएबल इन द फिजिक्स दैट इज नोन एज क्वांटिटी। अब ये दो तरह का डिफाइंड किया गया है, एक है फिजिकल और एक है नॉन फिजिकल। फिजिकल मतलब जिसको मेजर कर सकते हैं और नॉन फिजिकल का मतलब जिसको मेजर नहीं कर सकते हैं। यानी वो क्वांटिटी जिसको मेजर नहीं कर सकते हैं वो नॉन फिजिकल में चला जाता है, और फिजिकल मतलब जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे डेंसिटी, मास, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सारे चीज़ें हम मेजर कर सकते हैं। बट फीलिंग, इमोशन, ये सारी चीज़ों को मेजर नहीं कर सकते, तो वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी में आ जाते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी भी तीन तरह के होते हैं, कुछ को बोलते हैं फंडामेंटल, कुछ को बोलते हैं डिराइव्ड, और तीसरा है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। फंडामेंटल और डिराइव्ड ये तो आपको ऑलरेडी समझ में आता होगा। फंडामेंटल मतलब जो बहुत ही बेसिक क्वांटिटी है। बेसिक में हमारे फंडामेंटल में भी दो टाइप के हैं, प्राइमरी फंडामेंटल और दूसरा है सप्लीमेंट्री फंडामेंटल। प्राइमरी में टोटल 7 है, मास, लेंथ, टाइम, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, वो सारे क्वांटिटी। और सप्लीमेंट्री में 2 है जो कि एंगल के बारे में बात करता है, यानी प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो ये जस्ट हम थोड़ा फास्ट में आपको बताते हैं ताकि लास्ट मोमेंट में भी, एग्जाम के लास्ट मोमेंट में भी ये सारी चीज़ों को आप रिविजन कर सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये 2 सप्लीमेंट्री और प्राइमरी फंडामेंटल क्या है, तो 7 प्राइमरी फंडामेंटल में आ जाएगा मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। अब हर एक को जब हम डायमेंशन लिखते हैं तो हर एक का डायमेंशन सिंबल होता है, यानी ये सब बेसिक पैरामीटर है, इसको फर्दर हम क्लासीफाई या डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए इसका नाम रखा गया बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी। अब यदि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की बात करें तो 2 तरह का सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, एक है प्लेन एंगल आपका और दूसरा है आपका सॉलिड एंगल। ओके, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो नॉर्मल जब भी किसी लाइन को हम रोटेट करते हैं, जैसे मान लेते हैं ये कोई एक लाइन है, ओ से लेकर के पी पॉइंट तक ये कोई लाइन है, और इस लाइन को हमने रोटेट कर दिया बाय एन एंगल थीटा। तो ये जिस प्लेन में बेसिकली हमने रोटेट किया इस लाइन को, ये जैसे मान लो ये लाइन है, इसको हमने रोटेट किया तो वो इसी प्लेन में है, इसलिए नाम है इस एंगल का क्या, प्लेन एंगल। तो ये जो थीटा होता है आपका, ये प्लेन एंगल हो जाता है। प्लेन एंगल का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, पी पॉइंट मान लो पहले यहाँ पे था और इस लाइन को हमने रोटेट करके पी यहाँ पे चला गया, सो नाउ दिस इज टू पी डैश। तो ये जो लेंथ कवर हुआ यही होता है हमारा आर्क लेंथ, और आर्क डिवाइडेड अपॉन रेडियस ये बन जाता है क्या, आर्क डिवाइड अपॉन रेडियस, ये एंगल बन जाता है। सो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। हालांकि ये फॉर्मूले बहुत ही शॉर्ट एंगल के लिए 100% करेक्ट रिजल्ट देता है। एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस में ये एंगल जो आता है आपका रेडियन में आ जाता है, और आर्क जो है वो सिंपल एक तरह का डिस्टेंस है या फिर लेंथ है। सॉलिड एंगल की यदि बात करें तो सॉलिड एंगल में हमारा जाता है कि कोई भी लाइन को जब हम 3 डायमेंशन में रोटेट करते हैं, तो मान लेते हैं फिर से हमारा ओ से लेकर के पी पॉइंट तक एक लाइन है, और इसको हमने एक रोटेट किया, यानी इस तरह का एक लाइन है, और इस पी पॉइंट को हमने कुछ ऐसे रोटेट किया, इस तरह से रोटेट किया। इसका मतलब क्या, आउट ऑफ प्लेन रोटेट कर रहे हैं। तो आउट ऑफ प्लेन यदि रोटेट करेंगे तो यहाँ पे कुछ एरिया आ जाएगा, पहले आर्क आ रहा था, अब यहाँ पे क्या आ गया, एरिया। तो ये जो एरिया कवर हुआ डिवाइड बाय ये रेडियस का स्क्वायर कर देंगे तो ये बन जाएगा सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल आपका ये वाला एंगल है जो कि 3 डायमेंशन में, जैसे कॉन का शेप होता है ना, तो कॉन के शेप में ये वाला एंगल आ गया। सॉलिड एंगल को ओमेगा से लिखते हैं, और यहाँ भी फॉर्मूला क्या होगा, सॉलिड एंगल इक्वल टू ये हो जाएगा आपका एरिया डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर, यानी ये एरिया डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। अब ध्यान से यदि देखा जाए तो सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल दोनों ही बेसिकली क्या है, यूनिटलेस पैरामीटर है। कैसे,
आर्क लेंथ का यदि यूनिट लिखेंगे तो ये एक तरह का लेंथ है मीटर, और रेडियस का यूनिट लिखेंगे तो मीटर, मीटर और मीटर तो कैंसिल हो गया। उसी तरह यहाँ पे एरिया डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर, तो एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर और यहाँ भी रेडियस का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, तो ये भी बेसिकली क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल होने से यानी जो सॉलिड एंगल है और प्लेन एंगल है वो एक यूनिटलेस पैरामीटर है, बट फिर भी एंगल कितना हुआ उसको मेजर करने के लिए इसका एसआई यूनिट रेडियन और इसका एसआई यूनिट स्टी रेडियन रखा गया है। अब ये यूनिट के बारे में भी बेसिकली इसमें आता है, तो आगे बढ़ जाते हैं। अब ये यूनिट सिस्टम बेसिकली 4 तरह के हैं, एक तो सीजीएस, दूसरा एमकेएस, तीसरा एफपीएस और एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम मैक्सिमम जब भी न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं बोला है तो आंसर को हमेशा हम एसआई सिस्टम में रखने की कोशिश करते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल बोलते हैं इसको। और बाकी का जो सिंपल है बेसिकली ये जो भी सिस्टम बनाया गया है इसमें जो नाम रखा गया है ये नाम बेसिकली सी, जी और एस, मतलब ये मास सेंटीमीटर का मतलब यहाँ पे बेसिकली हो गया आपका लेंथ, सो दिस इज लेंथ, मास एंड टाइम, यानी सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। उसी तरह एमकेएस है, ये हो गया मीटर, किलोग्राम और ये हो गया सेकंड। उसी तरह लेंथ को फुट, पाउंड एंड सेकंड ऐसे ही यूज करते हैं। तो ये अलग अलग बेसिकली पैरामीटर्स है इस केस में इन ऑर्डर टू बेसिकली फाइंड द यूनिट्स इन द डिफरेंट सिस्टम, बट हालांकि ज़्यादा करके हम एसआई सिस्टम ही यूज करते हैं, हाँ, बट इसके अलावा कन्वर्जन भी हमें याद होना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा डायमेंशन की कहानी। डायमेंशन क्या बताता है, बेसिकली किसी भी पैरामीटर के ऊपर पावर कितना होगा उस पावर को बेसिकली डायमेंशन बताता है। सो डायमेंशन इज नथिंग बट द पावर ओवर अ फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर जो हम पावर लिखते हैं वही होता है हमारा डायमेंशन। जैसे एग्जांपल के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ है और इसका यूनिट क्या है, मीटर, तो मीटर का पावर 1 है इसलिए लेंथ के पावर 1 यानी केवल L हो गया उसका डायमेंशन। तो जो पावर हम डालते हैं, जैसे मान लो एरिया का यदि डायमेंशन बोल दिया, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के फंडामेंटल के ऊपर एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो मीटर मतलब लेंथ हो गया, तो लेंथ के ऊपर 2, तो लेंथ का जो पावर है इसी पावर को बोलते हैं डायमेंशन। सो व्हाट इज डायमेंशन? इट इज द पावर टू विच अ फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट अ गिवन क्वांटिटी। किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके फंडामेंटल या फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर जो पावर हमने डाला है उसी पावर का नाम क्या है, दैट पावर इज नोन एज द डायमेंशन। ओके, डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी यदि देखें तो ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसका बेसिक डायमेंशन है। मास को कैपिटल M इनसाइड द थर्ड ब्रैकेट, लेंथ को L, टाइम को T से, करंट को कई सारे बुक में I से लिख देते हैं और कई सारे बुक में इसको A से भी लिखते हैं। टेम्परेचर की बात करें तो कई सारे बुक में K से लिखते हैं और कहीं कहीं पे इसको थीटा से भी लिखा जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को सिंपल स्मॉल MOL लिखते हैं यानी मोल, और लुमिनस इंटेंसिटी किसी भी सोर्स ऑफ लाइट का जो ब्राइटनेस है, इंटेंसिटी है, उसको मेजर करने के लिए यूनिट जो होता है दैट इज नोन एज CD, कैंडेला। आगे मूव करते हैं। तो ये बेसिक हो गया डायमेंशन का फंडामेंटल क्वांटिटी। अब किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी का यदि हमें डायमेंशन पूछा जाए, यही टॉपिक बेसिकली डायमेंशन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी डायमेंशन क्वांटिटी का या किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी का यदि हमसे डायमेंशन पूछा है तो बेसिक स्टोरी यही रहेगा कि हम ये 3 स्टेप अप्लाई कर दें। ये 3 स्टेप अप्लाई करेंगे तो किसी भी क्वांटिटी का हम डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज टू राइट डाउन द फॉर्मूला, सेकेंड स्टेप इज राइट द यूनिट एंड द थर्ड स्टेप इज राइट द डायमेंशन। सो राइट द फॉर्मूला, राइट द यूनिट एंड राइट द डायमेंशन। ये 3 स्टेप यदि क्लियर है, ये बेसिकली हमारा ये ट्रिक हो गया टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनी पैरामीटर। राइट द फॉर्मूला, राइट द यूनिट एंड राइट द डायमेंशन। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी बोला गया है, इधर साइड में हम करके देखते हैं। वेलोसिटी का डायमेंशन आपसे पूछा है तो राइट द फॉर्मूला, वो पहला स्टेप है हमारा, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये तो राइट द फॉर्मूला हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड स्टेप। तो दूसरे स्टेप में मूव कर रहे हैं तो ये इंप्लाइज साइन दे रहे हैं। दूसरा स्टेप क्या है, राइट द यूनिट, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हो गया मीटर और टाइम का यूनिट हो गया सेकेंड। ओके, यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पे ये सेकेंड है, ये चीजें हमें ध्यान से समझना पड़ेगा। उसके बाद फिर क्या है, तीसरा स्टेप राइट द डायमेंशन, तो मीटर के लिए हो गया लेंथ और सेकेंड नीचे है तो टाइम टू द पावर -1, यही हो गया इसका डायमेंशन। अब ये स्टेप को यदि हम फॉलो करते हैं तो ये अभी देखने में इजी लग रहा है, किसी भी पैरामीटर का क्वांटिटी हम बेसिकली इसी स्टेप को फॉलो करते हुए निकाल सकते हैं। दूसरा एग्जांपल है जैसे फोर्स, तो फोर्स का सबसे पहले फार्मूला लिख दिया, तो राइट द फार्मूला हो गया। दूसरा राइट द यूनिट, मास का यूनिट हो गया kg, एक्सेलरेशन का हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और तीसरा kg के लिए डायमेंशन m हो गया, राइट द डायमेंशन, तीसरा स्टेप है। मीटर के लिए लेंथ हो गया और सेकेंड स्क्वायर नीचे है इसलिए टाइम टू द पावर -2 हो गया।
तो सिंपल यदि देखा जाए तो ये 3 स्टेप अप्लाई कर रहे हैं, राइट द फॉर्मूला, राइट द यूनिट, राइट द डायमेंशन। उसी तरह मान लीजिए पावर है, तो पावर का निकालना है, सबसे पहले फॉर्मूला लिख दिए। फॉर्मूला अब क्या है, वर्क बाय टाइम, बट यहाँ पे देखो इंप्लाइज नहीं दिया, इंप्लाइज नहीं दिया, इसका मतलब क्या, ये अभी भी वही स्टेप चल रहा है। वर्क को फिर से फॉर्मूला लिखें, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ तक ये पूरा है फॉर्मूला। नाउ राइट द फॉर्मूला हो गया, राइट द यूनिट, फोर्स का हो गया मीटर, या इसको मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, तो एक लाइन और लिख दिए तो यहाँ तक चला गया, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इतना हो गया फॉर्मूला। इसके बाद फिर यूनिट लिखना है। अब हर एक पैरामीटर का यहाँ पे आपको यूनिट रिप्लेस कर देना है, एक्सेलरेशन का, मास का और टाइम का एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट का। और लास्ट में फिर राइट द डायमेंशन, तो केजी आ गया, तो मास मीटर और मीटर आ गया L⁻², और सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड मतलब टाइम टू द पावर -3। तो ये जो बेसिक कहानी है, दिस रिप्रेजेंट्स बेसिकली अ जनरल मेथड, या एक ट्रिक बताता है, जो सिंपल स्टेप हम यूज करेंगे तो किसी भी पैरामीटर का बेसिकली हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। एंड व्हाट इज दैट सिंपल स्टेप, राइट द फॉर्मूला, राइट द यूनिट एंड राइट द डायमेंशन, चाहे वो कोई भी पैरामीटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये डायमेंशन निकालने के लिए 3 ट्रिक, आपको ये 3 स्टेप याद रखना है। अब यदि मान लीजिए एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, इस डायमेंशन का यूजेस क्या क्या है वो इस चैप्टर में बेसिकली दिया हुआ है। तो सबसे पहला यूज है टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर का मतलब है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, या एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जब जाते हैं तो उसका यूनिट का कन्वर्जन फैक्टर क्या होगा। यदि सिंपल यदि बोला जाए कि आपको बोला कि एंगस्ट्रम, या फिर मान लो आपको बोल रहा है 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ मीटर। तो ये जो 10⁻³ आया, यही क्या है, कन्वर्जन फैक्टर है। सिंपली उसी तरह से यदि मान लीजिए न्यूटन से डाइन में जाना है, तो 1 न्यूटन 10⁻5 डाइन, तो यही है क्या हमारा कन्वर्जन फैक्टर। और यहाँ पे मान लो जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है, जूल इज अ SI यूनिट ऑफ एनर्जी, अर्ग इज द CGS यूनिट ऑफ एनर्जी, तो कन्वर्जन फैक्टर क्या आ गया, 10⁻7 आ गया। तो ये कन्वर्जन फैक्टर को फाइंड करने के लिए बेसिकली हम यूज करते हैं किसका, डायमेंशन का। जो दूसरा यूज है डायमेंशन का, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो होमो का मतलब सेम, जेनिटी का मतलब प्रॉपर्टी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि 2 या 2 से ज्यादा पैरामीटर जिसको हम ऐड कर रहे हैं, या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर इक्वेट कर रहे हैं, उन दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। कहने का मतलब है, यदि आप इक्वेशन लिख रहे हो S = UT + ½ AT², ये सिंपल इक्वेशन है आपके पास, तो यहाँ पे किस 2 पैरामीटर को ऐड कर रहे हैं, एक UT को ऐड कर रहे हैं और दूसरा ½ AT को, इन दोनों पैरामीटर को ऐड कर रहे हैं। तो UT एक पैरामीटर हो गया, ½ AT² दूसरा पैरामीटर हो गया। अब इन दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। कैसे चेक करते हैं, तो U आपका स्पीड है मीटर पर सेकेंड, और टाइम का हो गया सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, देखा जाए तो ये मीटर है, यानी इसका जो डायमेंशन है वो बन गया L। जो पहला पैरामीटर है उसका डायमेंशन L है। दूसरा पैरामीटर का यदि डायमेंशन देखें, दूसरा पैरामीटर है ½ AT², तो यूनिट लिखते हैं, एक्सेलरेशन आपका हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम का स्क्वायर है यानी सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर कैंसिल, तो मीटर फिर से बचा। इसका मतलब इसका भी डायमेंशन आपका क्या हो गया, L ही हो गया। तो जो 2 पैरामीटर को आप ऐड कर रहे हैं, UT और ½ AT², उन दोनों का डायमेंशन बेसिकली क्या है, सेम है। और डायमेंशन यदि सेम है, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमो का मतलब सेम, और जेनिटी का मतलब डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन जिसको हम ऐड कर रहे हैं उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और इवन इक्वेट कर रहे हैं। इक्वेट कर रहे हैं मतलब डिस्प्लेसमेंट को हम इक्वेट कर रहे हैं UT के साथ, तो जो डायमेंशन S का होगा वही डायमेंशन U और T का होगा। कहने का मतलब S क्या है, डिस्प्लेसमेंट यूनिट क्या है, मीटर, मीटर इसका मतलब इसका डायमेंशन है लेंथ के बराबर। तो जब UT का डायमेंशन देखें तो L है, और S का भी डायमेंशन क्या है, L है। तो जिस 2 पैरामीटर को इक्वेट कर रहे हैं उसका भी डायमेंशन क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। सो दैट इज नॉन एज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। 2 क्वांटिटी और 2 और मोर क्वांटिटी टू बी एडेड, चाहे उसको ऐड कर रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या इक्वेट कर रहे हैं। इक्वेट करने का मतलब एक लेफ्ट में रखे हैं और दूसरा राइट में रखे हैं, उन सब का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तीसरा यूज जो है किसका, डायमेंशन का, वो है टू फाइंड द फॉर्मूला। किसी भी फॉर्मूले को बेसिकली डायमेंशन के यूज करके हम डिराइव कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली सारे फॉर्मूले को डिराइव करना पॉसिबल नहीं है। ओके, जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया y = log x² + 2z, इस तरह के फॉर्मूले को हम डिराइव नहीं कर सकते। केवल वो फॉर्मूला जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन है, उन सब फॉर्मूले को बेसिकली हम यूज करके या डायमेंशन का यूज करके डिराइव कर सकते हैं। ओके, तो टू फाइंड द फॉर्मूला, यानी फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए हम डायमेंशन का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं।
अगला जो टॉपिक है इस चैप्टर में, अब डायमेंशन कैसे निकालते हैं, ये सारे चैप्टर यदि पूरे डिटेल में जानना है तो आपको ऑब्वियसली ये जस्ट हम आपको हाईलाइट कर रहे हैं कि इस चैप्टर में क्या है और इसको किस तरह से हम फास्ट वे में याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका एरर। एरर क्या बताता है कि जब भी किसी मेजर्ड वैल्यू और जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें डिफरेंस जो हुआ वही होता है एरर। जैसे मान लो आपको बोला एक रॉड है और रॉड का लेंथ जो एक्चुअल है मान लेते हैं ये है 6 सेंटीमीटर, और किसी स्टूडेंट को इसका लेंथ मेजर करने के लिए दिए लैब में, तो उन्होंने इसका लेंथ मेजर किया 6.2 सेंटीमीटर। ओके, और या फिर दूसरे एक स्टूडेंट को दिए, उसने मान लो 6.1 सेंटीमीटर। तो बेसिकली इस केस में क्या है, एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा सा कम या फिर ज़्यादा मेजर किया जा सकता है। तो जो मेजर्ड वैल्यू है, दीज आर 6.2, 6.1, ये सब मेजर्ड वैल्यू है, और जो एक्चुअल वैल्यू है या ट्रू वैल्यू है वो 6 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का डिफरेंस जो हुआ, जैसे फर्स्ट स्टूडेंट ने कितना एरर मेजर किया, तो 0.2 ज़्यादा मेजर कर दिया, तो 0.2 सेंटीमीटर एरर आ गया। अब ये 0.2 आया कैसे, तो मेजर्ड वैल्यू माइनस ऑफ एक्चुअल वैल्यू। सो व्हाट इज द एरर, इट इज द मेजर्ड वैल्यू माइनस ऑफ एक्चुअल वैल्यू। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, एरर इज नथिंग बट डेविएशन ऑफ द मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू, यानी एक्चुअल वैल्यू से कितना ज़्यादा या कम हो गया। अब ये फॉर्मूले कई बार हो सकते हैं कि मेजर्ड वैल्यू ये सेकंड स्टूडेंट ने 6.1 मेजर किया, हो सकता है थर्ड स्टूडेंट ने इसी का लेंथ 5.8 मेजर कर दिया। ओके, तो कम भी तो मेजर किया जा सकता है। तो ये वाला जो एरर आएगा, एरर को हमेशा हम पॉजिटिव रखते हैं। तो इस केस में यदि निकालेंगे 5.8 माइनस 6 तो नेगेटिव आएगा, बट एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए एक मॉड साइन दे देते हैं। तो ये मॉड क्या बताता है कि द वैल्यू और द एरर मस्ट बी टेकन ऑलवेज एज अ पॉजिटिव। So what is the error? It is the deviation in the measured value from its actual value. फॉर्मूला आपका आ गया measured value minus actual value. Okay. कितने तरह के एरर है, तो कई तरह के एरर है। फर्स्ट ये देखा जाए तो उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर, यानी जिस इंस्ट्रूमेंट से कोई रीडिंग हम मेजर कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही कोई डिफेक्ट आ गया। ओके, तो वैसे सिचुएशन में जो एरर आएगा उसको बोलते हैं क्या, इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा जो है वो है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर बेसिकली एक पर्टिकुलर स्टेप्स को फॉलो ना करने की वजह से आता है। जैसे मान लो कोई रीडिंग हमें मेजर करना है तो उसके मैनुअल में दिया हुआ है कि पहले ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये, मतलब एक स्टेप्स है, स्टेप्स मस्ट बी फॉलोड इन ऑर्डर टू टेक द रीडिंग इन अ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। और उस स्टेप को यदि हम फॉलो नहीं किए, सर्टेन स्टेप को फॉलो नहीं किए, तो जो सिस्टम में एरर आया दैट इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ सिस्टमेटिक एरर। ओके, तीसरा जो है वो है हमारा पर्सनल एरर। पर्सनल एरर मतलब जो बंदे इसको मेजर कर रहे हैं उस पर्सन के विजन में कोई डिफेक्ट है। मान लो उसको देखना चाहिए था नॉर्मली और देख रहा है इंक्लाइंड होके, तो रीडिंग में कोई एरर आ सकता है। या मान लो बंदे का चश्मा नहीं लगा हुआ तो कहने का मतलब पर्सन का विजन में डिफेक्ट होने की वजह से जो एरर आता है दैट इज नथिंग बट द पर्सनल एरर। नेक्स्ट जो है दैट इज द रैंडम एरर। रैंडम एरर बेसिकली इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होने से आता है। जैसे मान लो आयरन का कोई एक रॉड है और आयरन के रॉड का लेंथ विंटर सीजन में 6 सेंटीमीटर था, और अब आ गया समर सीजन, तो टेम्परेचर इन्वायरमेंट का चेंज हो गया। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन जब टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, आयरन है तो ऑब्वियसली इसमें थर्मल एक्सपांसन होगा, उसका लेंथ बढ़ जाएगा और ये अब अलग रीडिंग बताएगा, तो सिस्टम में अब एरर आ गया। सो दैट इज ड्यू टू चेंज इन एम्बियंट कंडीशन, यानी इन्वायरमेंट के कंडीशन में चेंज होने की वजह से ये एरर आया, दैट्स व्हाई इट इज नॉन एज अ रैंडम एरर। नेक्स्ट यदि बात करें तो वो होता है टर्म्स इन द एरर। एरर में क्या क्या टर्म्स है, तो दो बेसिक टर्म्स हमें याद रखना है। एक को बोलते हैं एक्यूरेसी और दूसरे को बोलते हैं प्रिसीजन। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, द क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू द एक्चुअल वैल्यू, क्लोजनेस इन मेजरमेंट। मतलब मान लो एक 6 सेंटीमीटर रॉड का लेंथ है और पहले बंदे ने इसका लेंथ मेजर किया 6.1 और दूसरे बंदे ने इसका लेंथ मेजर किया 6.3, तो कौन सा रीडिंग क्लोज है, तो ऑब्वियसली 6.1 दैट इज मोर क्लोज एज कंपेयर टू 6.3। तो जो क्लोजनेस ऑफ द मेजरमेंट है, यानी जो मेजर्ड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू के कितना क्लोज है, उसी को बोलते हैं एक्यूरेसी। तो जितना ज्यादा क्लोज होगा रीडिंग उतना ज्यादा एक्यूरेट होने वाला है। दूसरा जो टर्म है दैट इज कॉल्ड प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मेजर्ड वैल्यू, आजू बाजू, मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, 15th, 16th, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है दैट इज नॉन एज अ प्रिसीजन। कहने का मतलब है जैसे मान लो यहाँ पे 3-4 स्टूडेंट ने इसका रीडिंग मेजर किया, पहले ने मेजर किया 6.1, दूसरे ने मेजर किया 6.3, फिर दूसरे ने मेजर किया मान लो 6.6 और फोर्थ ने फिर मेजर किया मान लो 6.2। ओके,
तो यहाँ पे यदि हम डिफरेंस ऑफ टू रीडिंग देखें, फर्स्ट और सेकंड का यदि हम डिफरेंस देखें, सो दिस इज 0.2। ओके, सेकंड और थर्ड का यदि हम डिफरेंस देखें, दिस इज 0.3। उसके बाद थर्ड और फोर्थ का यदि डिफरेंस देखें, दिस इज 0.4। इसका मतलब क्या हो रहा है कि द डिफरेंस दैट इज इंक्रीजिंग, तो ये प्रिसाइज नहीं है, डिफरेंस जितना कम होते जाएगा, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हम ऐसे जैसे मान लो बोलेंगे फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस है 0.2, फर्स्ट रीडिंग और सेकंड रीडिंग, यानी पहली बार जब मेजर किया और दूसरी बार मेजर किया तो उसमें जो डिफरेंस आया वो 0.2, बट जब हम दूसरी और तीसरी बार मेजर किए तो वो डिफरेंस आ गया 0.3। ओके, तो इस केस में प्रिसाइज कौन सा है? प्रिसाइज है फर्स्ट और सेकंड वाला, फर्स्ट और सेकंड इज मोर प्रिसाइज देन द थर्ड एंड फोर्थ, क्योंकि थर्ड और फोर्थ में यह डिफरेंस ज्यादा आ गया। तो सक्सेसिव मेजरमेंट में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, उसका जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस प्रीवियस के कितना क्लोज है, दैट इज नॉन एज नथिंग बट द प्रिसीजन। सो प्रिसीजन रिप्रेजेंट द डिफरेंस इन द सक्सेसिव मेजर्ड वैल्यू। आगे बढ़ते हैं, अगला जो सिचुएशन है यहाँ पे, अब एरर को एनालाइज करने के लिए कई सारे टर्म्स यूज किए जाते हैं। तो पूरी कहानी को, एरर की कहानी को एक बार में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो भी हम लेंथ मेजर करते हैं दैट इज नॉन एज अ मेजर्ड वैल्यू, या फिर उसी को बोलते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यू। एग्जांपल के लिए मान लो कोई एक रॉड है और इसका लेंथ मेजर करना है। ओके, तो लैब में क्या है, पहले बंदे ने इसका लेंथ मेजर किया A1, दूसरे बंदे ने इसी रॉड का लेंथ मेजर किया A2, तीसरे ने मेजर किया कुछ और। तो A1, A2, A1, A2, A3, A4, these are the measured value by different person. So that is known as measured value by first person, measured value by second person, measured value by third person. ऐसे करके n नंबर ऑफ रीडिंग हमने लिया। या ऐसा भी हो सकता है कि एक ही बंदे एक ही रीडिंग को 3-4 बार मेजर कर रहे हैं, तो मेजर्ड वैल्यू इन द फर्स्ट स्टेप, मेजर्ड वैल्यू इन द सेकंड स्टेप, मेजर्ड वैल्यू इन द थर्ड स्टेप, ऐसे करके। अब जब हमें टोटल निकालना हो वैल्यू तो उसको बोलते हैं मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू या एवरेज वैल्यू। मतलब एक्चुअल में रीडिंग क्या होना चाहिए। हमने मेजर तो 4-5 बार कर लिया, 4-5 स्टूडेंट ने इसका रीडिंग मेजर किया, बट एक्चुअल में इसका लेंथ होगा कितना, तो उन सभी रीडिंग का जस्ट एवरेज निकाल देते हैं। ओके, तो A1, A2, A3 मान लो, अभी के लिए हम 3 के साथ कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो तीनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और तीनों को 3 से डिवाइड कर देंगे। सो दिस विल गिव अस द एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू मतलब इसका जो एक्चुअल लेंथ है वो कितना हो सकता है, इतने के बराबर होगा, और इसी को बोलते हैं ए मीन, AM लिखते हैं, M का मतलब मीन, मीन का मतलब एवरेज हुआ। सो दैट इज मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू या एवरेज वैल्यू, सबका मतलब सेम है। ओके, अब क्या हुआ, यदि किसी ने बोला कि पहले ने कितना एरर मेजर किया, तो पहले ने मेजर किया था A1 और पहले ने मेजर किया था A1 और जो एक्चुअल वैल्यू है वो है AM, यानी इसका जो एक्चुअल लेंथ आ गया वो आ गया मीन वैल्यू के बराबर। और पहले ने मेजर किया इसका लेंथ कितना, A1, तो पहले ने कितना एरर मेजर किया, तो मेजर्ड वैल्यू बाय द फर्स्ट पर्सन माइनस द एक्चुअल वैल्यू और मीन वैल्यू, तो इसी के डिफरेंस को यानी AM माइनस ऑफ मेजर्ड वैल्यू बाय फर्स्ट पर्सन, इसी को लिखते हैं डेल्टा A1, और डेल्टा A1 को बोलते क्या है, दिस इज नॉन एज एब्सोल्यूट एरर बाय फर्स्ट पर्सन या एब्सोल्यूट एरर इन द फर्स्ट स्टेप। उसी तरह दूसरे ने मेजर किया कितना, A2, और एक्चुअल वैल्यू कितना है हमारा AM, तो इसके डिफरेंस को क्या बोलेंगे, डेल्टा A2। बट ये एरर है हमेशा, एक्चुअली में ये एरर का डेफिनेशन से ही आ रहा है, क्या, मेजर्ड वैल्यू माइनस ऑफ ट्रू वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा, तो मेजर्ड वैल्यू AM है माइनस ट्रू वैल्यू, या मेजर्ड वैल्यू A2 है और ट्रू वैल्यू कितना है, AM है, तो इसके डिफरेंस को बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर ऑफ सेकंड पर्सन। उसी तरह हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर ऑफ थर्ड पर्सन, डेल्टा A3, दैट इज AM माइनस ऑफ A3। ओके, अब इतना करने के बाद हमें यदि किसी ने पूछा कि टोटल इस मेजरमेंट में एरर कितना हुआ, तो उसको नहीं बोलेंगे कि फर्स्ट का इतना हुआ, दूसरे का इतना हुआ, तीसरे का इतना हुआ, हम उन सभी का एवरेज निकाल देंगे फिर से। तो एवरेज एरर और एवरेज एरर, इंडिविजुअल एरर को बोलते हैं, इंडिविजुअल पर्सन के एरर को बोल रहे हैं एब्सोल्यूट एरर, और सभी एरर को जब हम ऐड करके, अभी के लिए 3 है, तो डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो ये बन जाएगा डेल्टा AM, दैट इज नोन एज मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी बेसिकली ये एवरेज है किसका, एरर का। ओके, अब रीडिंग कैसे निकालते हैं, यानी रीडिंग को कैसे लिखेंगे, तो मान लो ये एक पेन था, 3 स्टूडेंट ने इसका लेंथ मेजर किया, फाइनल रीडिंग हम लिखते हैं, तो रीडिंग में हमें वहाँ एरर भी दिखाना होता है, यानी मेजरमेंट में कितना एरर आया, और एक्चुअल वैल्यू इसका क्या है वो भी दिखाना होता है। ओके, तो रीडिंग को हमेशा दोनों वैल्यू लिखते हैं, मतलब एक्चुअल वैल्यू कहने का मतलब है मीन वैल्यू, और दूसरा है क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर, जिसको लिखते हैं डेल्टा AM।
अब ये प्लस या फिर माइनस दोनों फॉर्मेट में हो सकता है। प्लस माइनस कहने का मतलब उतना ज़्यादा हो सकता है या फिर कम हो सकता है जब भी मेजरमेंट कर रहे हैं। जैसे मान लो लेंथ बोला, किसी ने बोला कि लेंथ ऑफ द रॉड दैट इज 7 प्लस माइनस ऑफ 0.03 सेंटीमीटर। ओके, ये ऐसा दिया हुआ है लेंथ। इसका मतलब क्या, इसके मेजरमेंट में एक्चुअल वैल्यू जो लेंथ है एक्चुअल लेंथ वो 7 है, और एरर कितने का आ रहा है मेजरमेंट का, 0.03। ज़्यादा आ सकता है 7 से या फिर 7 से उतना कम आ सकता है। तो हमेशा रीडिंग को हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं, मीन वैल्यू प्लस माइनस ऑफ डेल्टा ऑफ मीन वैल्यू, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर। अब एक होता है रिलेटिव एरर, या इसी को बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर। ये क्या होता है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू दैट इज नॉन एज अ रिलेटिव एरर, या इसी को बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है, तो परसेंटेज एरर यही फ्रैक्शन को जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, बन जाएगा परसेंटेज एरर। इट मीन्स द मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड अपॉन मीन वैल्यू इनटू 100 एंड दिस गिव्स अस द वैल्यू ऑफ क्या, परसेंटेज एरर। तो इस तरह से हम परसेंटेज एरर या फिर रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर निकाल सकते हैं। तो ये सारी कहानी यदि एक सीक्वेंस में हमें याद है तो एरर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही इजिली बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव द सिचुएशन ऑफ दैट इज नॉन एज एरर कैलकुलेशन। हो सकता है कि ये एरर हमें इंडिविजुअल पैरामीटर के ना निकाल के दो पैरामीटर का एडिशन दिया हो या सब्ट्रैक्शन दिया है। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं एक है एक्स पैरामीटर और दूसरा है वाई। ओके, और हमें बोला है कि वो, जैसे मान लीजिए आपको बोला है कि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में दो चीजें हैं, लेंथ और विड्थ। तो पेरीमीटर यदि हम लिखेंगे, इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला दैट विल बी हाउ मच, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस विड्थ। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि जो पेरीमीटर एक पैरामीटर है, लेंथ दूसरा पैरामीटर है और विड्थ एक तीसरा पैरामीटर है। तो पेरीमीटर वो डिपेंडेंट है लेंथ और विड्थ पे, पेरीमीटर लेंथ और विड्थ पे डिपेंडेंट है। लेंथ के मेजरमेंट में कुछ एरर आ सकता है, विड्थ के मेजरमेंट में कुछ एरर आ सकता है। तो और दोनों के बीच में अभी के लिए क्या है, प्लस है। तो इसको बोलते हैं एरर कैलकुलेशन इन एडिशन। तो एडिशन में यदि एरर का कैलकुलेशन हो तो करना क्या है, तो मीन यानी टोटल वैल्यू यदि निकालना हो तो जस्ट दोनों पैरामीटर को हम ऐड कर दे रहे हैं जहां पे यहाँ पे जो भी फॉर्मूले। बट यदि इसका एरर निकालना हो यानी पेरीमीटर के मेजरमेंट में कितना एरर आएगा, तो उसको लिखने के लिए जैसे आर मतलब रीडिंग है, आर के जगह पे डेल्टा आर आ जाएगा, एक्स के जगह पे डेल्टा एक्स और वाई के जगह पे डेल्टा वाई। तो ये एरर निकालने का फॉर्मूला होता है। उसी तरह यदि सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन में हम क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई करेंगे। बट जब बात हो एरर निकालने का तो एक्स के जगह पे डेल्टा एक्स, वाई के जगह पे डेल्टा वाई और आर के जगह पे डेल्टा आर। व्हाट इज डेल्टा आर? This is the mean absolute error in the reading. What is delta x? Mean absolute error in x. Delta y, mean absolute error in y. तो इस तरह से हम डेल्टा आर, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई ऐसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे जब भी देखोगे तो यहाँ पे माइनस था, आप सोच रहे होगे यहाँ माइनस होना चाहिए, नहीं। एरर जब भी निकालते हैं, एरर एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, एरर निकालते समय हमेशा एरर को ऐड करते हैं, क्योंकि एरर का मतलब क्वेश्चन में मैक्सिमम एरर पूछा जाता है। तो आइदर एडिशन हो या फिर सब्ट्रैक्शन हो, एरर में हमेशा प्लस ही होगा। एरर इज ऑलवेज टेकन टू बी एज पॉजिटिव, ये चीज याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। यदि मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन हो तो हमें करना क्या है, पहले हम मीन एब्सोल्यूट एरर लिख रहे थे और अब लिखना पड़ेगा रिलेटिव एरर। कहने का मतलब दो पैरामीटर यदि मान लो एक रीडिंग इक्वल टू एक्स इंटू वाई दिया हुआ है और आपसे बोला है कि इसका एरर लिखो, तो आर के जगह पे रिलेटिव एरर ऑफ आर। रिलेटिव एरर मतलब डेल्टा आर बाई आर, दैट इज नॉन एज फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। उसी तरह एक्स के जगह पे डेल्टा एक्स बाई एक्स, वाई के जगह पे डेल्टा वाई बाई वाई ऐसे लिखते हैं। और यदि मान लो डिवीजन है दो पैरामीटर का तो यहां भी वही करते हैं, आर के जगह पे रिलेटिव एरर ऑफ आर दैट इज डेल्टा आर बाई आर, एक्स के जगह पे डेल्टा एक्स बाई एक्स और वाई के जगह पे डेल्टा वाई बाई वाई। जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एरर को हमेशा ऐड करते थे, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में भी रिलेटिव एरर को हमेशा ऐड करेंगे। तो यहाँ भी एडिशन ही आएगा, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन। अब कई बार क्या होता है कि यहाँ पे कुछ पावर आ जाएगा, मान लो एक्स वाई ना दे करके एक्स स्क्वायर वाई दिया हुआ है, यानी इस फॉर्मेट में मान लो ऐसे कुछ दिया हुआ है, यानी कुछ भी पावर आ गया। तो पावर आ गया तो हमें जस्ट उस पावर को सामने रख देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब पावर 1 है, तो ये 1 बेसिकली यहाँ पे छुपा हुआ है, इसके आगे 1 है। उसी तरह यहाँ 1 तो यहाँ भी 1, यहाँ 1, यहाँ भी 1। तो 1 जो है पावर पहले 1 था, अब कुछ और आ गया, जैसे मान लो -2 आ गया। तो -2 हो या +2, हम हमेशा प्लस ही लेंगे, एरर का मतलब प्लस। तो -2 था तो हमने 2 सामने रख दिया और a के जगह पे आ गया डेल्टा a बाई ए, एक्स के जगह पे तो डेल्टा एक्स बाई एक्स आया है। y का पावर 3 है, 3 को सामने रख देंगे
और y के जगह पे हो जाएगा डेल्टा y बाई वाई। उसी तरह z का पावर 5 है, 5 को सामने रख देंगे और z के जगह हो जाएगा डेल्टा z बाई z। सो दिस इज हाउ वी राइट द इंडिविजुअल एरर या फिर एरर कैलकुलेशन, इसी को बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब किसी भी वैल्यू को हमेशा साइंटिफिक नोटेशन में डिनोट करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन में उस वैल्यू को हमेशा इस फॉर्मेट में लिखते हैं। एनी नंबर और एनी वैल्यू कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ a इंटू 10⁻⁵ ओके। अब जैसे मान लो आपको बोला मास ऑफ अर्थ, तो मास ऑफ अर्थ है आपका 6 इंटू 10⁻24 kg, ये ऐसे होता है ओके। तो अलग अलग वैल्यू होते हैं, तो हमेशा इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाता है ओके। अब साइंटिफिक नोटेशन में जब भी लिख रहे हैं तो a के जगह पे कुछ वैल्यू आ रहा है और b के जगह पे कुछ वैल्यू आ रहा है। तो ये जो b के जगह पे कुछ वैल्यू आ रहा है यानी a को बोलते हैं बेसिकली मैग्नीट्यूड, और b जो आ रहा है उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो कई बार आपसे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब b का कितना पावर है, ये चीज याद रखते हैं। अब हमेशा यहाँ पे कई सारे कंडीशन लगा देते हैं कि a को हमेशा कई बार लेस देन 5 होना चाहिए और कई बार लेस देन 10 होना चाहिए, तो अलग अलग सिचुएशन में दिखाते हैं। जैसे मास ऑफ सन दिया हुआ है, सन का मास कुछ इतना दिया हुआ है, तो इसका बोला है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो 2 इंटू 10⁻30। मैग्नीट्यूड इसका 2 हो गया और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया 30। सो a इंटू 10⁻b, जिसमें b को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कहानी है आई थिंक इतना ही कहानी था, इसके अलावा और भी है, राउंड ऑफ वगैरह का रूल है। आई होप वो बेसिक चीज़ें हैं तो वो हम उतना नहीं जा रहे हैं। तो ये जो हमने फास्ट ट्रैक रिवीजन करवाया, इसमें क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि चैप्टर में एक्चुअली में कंटेंट है क्या, और ये यदि हमें याद है कि कंटेंट है क्या तो ऑब्वियसली उस चीज़ों को हम पढ़ने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। और यदि पूरा पढ़ना है तो ऑब्वियसली आपको कंप्लीट वीडियो में कॉन्सेप्ट को की क्लैरिटी देखना पड़ेगा। लास्ट मोमेंट में रिवीजन के लिए ये सारी कहानी था ओके। सो आई एम एंडिंग ओवर हियर, विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन विद द नेक्स्ट रिविजन चैप्टर ओके। सो थैंक यू, बाय एंड गुड इवनिंग, गुड नाइट जब भी आप देख रहे हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।